अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर अफ़ीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनामल एंड डेंटिन एडहेजन। ठीक है, यानी कि टूथ के साथ किस तरीके से आपके फिलिंग मटेरियल्स, आपके रेस्टोरेटिव मटेरियल्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं और वो आपकी टूथ सरफेस के साथ एडहेयर होते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडहेजन के ऊपर अगर हम आएँ तो कहते हैं एडहेसिव मटीरियल जो है वो क्या होता है, एक तरीके का एक विस्कस फ्लूइड होता है जो कि दो सबस्ट्रेट्स के दरमियान में जाके सॉलिडिफाई हो जाता है और फिर क्या करता है सॉलिडिफाई होके कि एक सरफेस के ऊपर जो भी लोड पड़ रहा होता है उस लोड को दूसरी सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर दो सरफेसेस आपकी कौन सी हैं, एक सरफेस आपकी कंपोजिट की फिलिंग की होनी है, दूसरी सरफेस आपके टूथ की होनी है। और वो क्या कर रही होगा कि ये एडहेसिव क्या कर रहा होगा बीच में कि आपका जो भी लोड आपकी कंपोजिट पे पड़ना है उसको लोड को आपके टूथ के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएगा। फिर कहते हैं एडहेजन या एडहेसिव स्ट्रेंथ। वो क्या होती है, वो होती है कि कितना ये जो आपका एडहेसिव जॉइंट है वो कितनी लोड बेरिंग कैपेसिटी कर सकता है, यानी कि कितना लोड पड़ेगा फिर भी ये जो आपका एडहेसिव जॉइंट है बिटवीन दी कॉम्पोजिट एंड द टूथ वो टूटेगा नहीं। ये क्या चीज़ है, आपकी एडहेसिव स्ट्रेंथ है। फिर हम बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास 4 मैकेनिज्म्स होते हैं एडहेजन के। जनरली बात करते हैं, पहली होती है आपकी मैकेनिकल एडहेजन। मैकेनिकल एडहेजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी सबस्ट्रेट है जिसके साथ एडहेजन होनी है और जो आपका एडहेसिव है, ठीक है, जो कि आपकी एडहेजन करवा रहा है, उन दोनों के दरमियान में इंटरलॉकिंग हो जाती है। वो किस तरीके से होगी कि फॉर एग्जांपल ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं। इन इरेगुलरिटीज़ के अंदर ही आपका एडहेसिव चला जाएगा। ठीक है, जब इन इरेगुलरिटीज़ के अंदर ही आपका एडहेसिव जाके सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये आपकी हो जाएगी मैकेनिकल एडहेजन। फिर आ जाती है आपके पास एड्सॉर्प्शन एडहेजन। एड्सॉर्प्शन एडहेजन जो है वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, कहते हैं आपकी प्राइमरी वैलेंस फोर्सेस की वजह से या सेकेंडरी वैलेंस फोर्सेस की वजह से, जिसके आपको केमिस्ट्री में याद होगा कि आपके कुछ आयनिक बॉन्ड्स होते थे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते थे, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते थे। ये जो सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं ये क्रिएट हो सकते हैं बिटवीन दी एडहेरेंट, यानी कि जो जिस सरफेस के साथ एडहेजन होनी है, और एडहेसिव। ठीक है, तो ये आपकी होगी एड्सॉर्प्शन एडहेजन। तो ये टाइप ऑफ एडहेजन जो है ये भी आपकी टूथ में हो रही होती है। थर्ड टाइप की एडहेजन होती है डिफ्यूजन एडहेजन। डिफ्यूजन एडहेजन के अंदर क्या होता है कि आपका मोबाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि मोबाइल होते हैं, पास मूव कर रहे होते हैं। ये मोबाइल मॉलिक्यूल्स आपके पास पॉलीमर की फॉर्म में होंगे और ये मोबाइल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, एक मोबाइल मॉलिक्यूल इस तरफ से आया पॉलीमर, एक इस तरफ से आया, ठीक है, और जो इनके एंड्स होंगे वो आपस में एडहेयर कर जाएंगे। कहते हैं जो भी इनके पॉलीमर चेन के एंड्स होंगे वो इंटरफेस के ऊपर, यानी कि जो जो इनका कनेक्शन का एरिया आ रहा होगा वहाँ पे जाके इंटरलॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडिशन किस तरीके से हो रही है, डिफ्यूजन से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल मॉलिक्यूल्स थे आपस में इंटरलॉक किए और जो पार्ट्स इन चेन्स के इंटरलॉक किए वहाँ पे इनकी क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। थर्ड आती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एडहेजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एडहेजन के अंदर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा बिटवीन द मेटल एंड अ पॉलीमर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एडहेजन। तो ये तीनों टाइप की चारों टाइप की एडहेजन्स जो हैं वो आपकी टूथ के अंदर रेस्टोरेटिव मटेरियल्स के साथ हो रही होती हैं। इस चैप्टर में जो कि हमने रिजन बेस्ड मटेरियल्स को पढ़ना है, मेटल्स को नहीं पढ़ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा तीनों एडहेजन्स जो है हम देखेंगे। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग तब होती है जब भी आप रिजन अप्लाई करते हैं, यानी कि जो आपका बॉन्डिंग होता है वो अप्लाई करते हैं टूथ के साथ और वो आपकी टूथ सरफेस के साथ रिजन टैग्स बना लेता है। इसकी अभी हम डिटेल जो है नीचे जाके देखेंगे। उसके अलावा एड्सॉर्प्शन कब हो रही होती है, एड्सॉर्प्शन तब हो रही होती है जब आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है आपके इन मटेरियल्स की टूथ के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट टूथ का क्या है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स है, और टूथ के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ जो कि आपके कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स हैं टूथ के अंदर। तो एड्सॉर्प्शन भी हो रही है टूथ के अंदर और डिफ्यूजन भी हो रही है। डिफ्यूजन तब होती है, कहते हैं जो आपके टूथ के सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ जब आपके रिजन मोनोमर्स जाके उनके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे और मैकेनिकली और केमिकली आपके रिजन मोनोमर्स उन टूथ के सब्सटेंसेस के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे ड्यू टू डिफ्यूजन, वो आपकी ड्यू टू मोबिलिटी वो आपकी डिफ्यूजन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री दीज थ्री मैकेनिज्म, ये तीनों मैकेनिज्म का कम्बिनेशन में भी आपके जो रिजन बेस्ड मटेरियल्स हैं वो आपके टूथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। फिर कहते हैं एक गुड कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा आपके एडहेसिव और आपके सबस्ट्रेट जो कि आपका इनेमल और डेंटिन होता है इनके दरमियान में एक अच्छा क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए ताकि गुड एडहेजन जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। फिर कहते हैं 3 रीजन्स आ सकते हैं जहाँ पे एडहेसिव जॉइंट जो है वो फेल हो सकता है।
किन किन 3 पॉइंट्स के ऊपर एडहेसिव जॉइंट फेल हो सकता है? एक होती है आपकी कोहेसिव फेलियर इन दी सबस्ट्रेट, यानी कि टूथ स्ट्रक्चर के अंदर ही कोई फेलियर आ जाए, यानी कि टूथ स्ट्रक्चर के अंदर ही फ्रैक्चर आ जाए, वो होता है कोहेसिव, यानी कि अपने अंदर ही एक सब्सटेंस जब टूट जाएगा तो उसको कहते हैं कोहेसिव फेलियर। ठीक है, सबस्ट्रेट के अंदर कोहेसिव फेलियर आ सकता है। उसके अलावा एडहेसिव के अंदर कोहेसिव फेलियर आ सकता है। एडहेसिव के अंदर जब कोई आपका ये कोहेसिव फेलियर आएगा तो क्या होगा कि आपका टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका एडहेसिव लगा हुआ था, ठीक है, और नीचे आपकी क्या थी, नीचे आपका इनेमल था, सॉरी इनेमल नहीं, कॉम्पोजिट आया था। तो अब यहाँ पे जब कोहेसिव फेलियर आएगा तो आपकी जो फेलियर की जो लाइन होगी वो आपके एडहेसिव के अंदर से पास करती हुई जा रही होगी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो लाइन होगी वो यहाँ से पास करती हुई जा रही होगी आपके फेलियर की, यानी कि एक आपका एडहेसिव का पार्ट एक तरफ रह जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ रह जाएगा। फिर आता है एडहेसिव फेलियर। एडहेसिव फेलियर या इंटरफेस फेलियर वो होता है जिसके अंदर आपका जो फेलियर होगा वो आपके टूथ स्ट्रक्चर और एडहेसिव के दरमियान में से होगा, या टूथ स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिट के दरमियान में होगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा एडहेसिव ही टूट जाएगा आपके या तो कॉम्पोजिट से या तो आपके टूथ स्ट्रक्चर से, तो वो होता है एडहेसिव फेलियर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा कहते हैं, ये तो हमने पढ़ ली कहाँ कहाँ फेलियर्स होते हैं। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके बॉन्डिंग रेजन्स के साथ एडहेजन कराने में? वो ये आती हैं कि जब भी आप रेजन को यूज़ करेंगे अपनी एडहेजन के लिए, तो वहाँ पे लाजमी तौर पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी ही होगी, और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की वजह से आपके बॉन्ड की सरफेस के ऊपर स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये बात अभी हम नीचे जाके और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, फिर आते हैं ट्रेंड्स इन रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री। इसके अंदर जो बस इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाली है वो ये है कि ये आपकी रिजन्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, पहले तो कहते हैं कि जब से हमारे पास ये रिजन बॉन्डिंग आई है तो आपकी जो टूथ की प्रिपरेशन है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई है, क्योंकि अमेलगम में हमने पढ़ा है कि अमेलगम की जब आपने प्रिपरेशन करनी होती है अमेलगम फिलिंग्स के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करना होता है ताकि अमेलगम ताकि आपके टूथ स्ट्रक्चर के अंदर जाके इंटरलॉक हो जाए और वो हार्डन होके टूथ से निकले ना। अमेलगम आपके टूथ के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती, वो सिर्फ टूथ के अंदर इंटरलॉक हुई हुई होती है। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास कॉम्पोजिट को दांत के ऊपर प्लेस करने के लिए हमारे पास ये रेजिन्स बॉन्डिंग आ गई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच में टूथ की प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा टूथ को रिमूव ही नहीं करते, जितना बस टूथ रिमूव करना है, केरीज है उतना रिमूव किया और उसके ऊपर अमेलगम चिपका दी, सॉरी कॉम्पोजिट को हमने बॉन्ड करा दिया, चिपका दिया। तो एक तो हमें फ़ायदा ये मिल गया। दूसरा कहते हैं कहाँ कहाँ इंडिकेशन रिजन बेस्ड मटेरियल्स की यूज़ हो रही होती है, मतलब कहाँ कहाँ आपके रिजन बेस्ड मटेरियल्स जो हैं वो अब डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसमें से ये क्यों बन सकता है। ये टोटल 16 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई 10 भी अच्छे से याद कर लेना तो दे विल बी मोर देन इनफ। पहले तो कहते हैं आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक सारे केरियस लेजन्स को रिस्टोर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा इंटीरियर टूथ का कलर और शेप चेंज करने में यूज़ हो सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट कॉम्पोजिट विनियर्स के तौर पे यहाँ पे हम इन रिजन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी पोर्सिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स को या आपके मेटेलिक क्राउन्स को टूथ के ऊपर प्लेस करने के लिए भी रिजन्स को यूज़ किया जा रहा होता है। उसके अलावा आप सिरेमिक रेस्टोरेशंस को दांत के ऊपर बॉन्ड कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिट्स एंड फिशर को सील कराने के लिए आप ये रिजन्स यूज़ कर रहे हैं। ये सारे वो रिजन्स हैं जो कि कॉम्पोजिट के से पहले यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स को भी प्लेस करने के लिए हम रिजन की यूज़ कर रहे होते हैं। स्प्लिंट्स को दांत के ऊपर लगाने के लिए, वो दांत जो कि लग्जेट हो जाते हैं, थोड़े मोबाइल हो जाते हैं, उनको उस अपनी जगह पे स्टिल करवाने के लिए हम एक स्प्लिंट लगा देते हैं। स्प्लिंट भी ब्रैकेट्स की तरह इस रिजन की मदद से ही लग रहा होता है। उसके अलावा कहते हैं कोई भी रेस्टोरेशन है उसके रिपेयर के अंदर आपके रेजन यूज़ होते हैं। क्राउन्स की फाउंडेशंस बनाने के लिए, यानी कि अगर टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो उसके ऊपर पहले हम कॉम्पोजिट से एक फाउंडेशन बनाते हैं, देन उसके ऊपर जाके हम क्राउन लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपका नॉन केरियस लेजन्स है नियर दी रूट्स, या आपकी रूट्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं, तो उसके ऊपर उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए भी हम रेजिन्स प्लेस करते हैं। यानी कि आपकी जो रूट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई भी होगी, क्योंकि रूट के ऊपर हमें पता है कि आपका इनेमल की लेयर नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा लेयर है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसको जब हम रेजिन से कोट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा कहते हैं हम डेंटिन और इनेमल के अंदर अपने रेजिन्स को इम्प्रेगनेट करवा सकते हैं ताकि वो उनकी केरीज की ससेप्टेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि केरीज के ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रेजिन की एक कोटिंग दे सकते हैं, सिंपली सिर्फ एक बॉन्डिंग की कोटिंग दे सकते हैं ताकि उनके अंदर केरीज के चांसेस जो है वो रिड्यूस करवाए जा सकें। उसके अलावा कोई भी एंटीरियर टीथ के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए आप रेजिन यूज़ कर रहे हैं। कोई पोस्ट अगर आपने लगानी है
अपने दांत के अंदर उसको भी चिपकाने के लिए आप रेजिन यूज़ करेंगे। उसके अलावा कहते हैं कोई दांत जिसकी रूट कैनाल हुई भी है और रूट कैनाल कराने के बाद वो रूट जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करने के लिए हम रेजिन जो है कैनाल के अंदर ही डाल देते हैं। जहाँ पे जीपी डाला जाता है उस जगह भी आप रेजिन डाल रहे होते हैं ताकि आपकी रूट की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए। लास्ट में एंडोडोंटिक थेरेपी के बाद कहते हैं एज अ रूट कैनाल सीलेंट भी यूज़ किया जा सकता है, और वो रूट जिनके एपिसिस को आप एपिक्सेक्टमी करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो उस एपिक्स को क्लोज करने के लिए भी आप ये सीलर्स या रेजिन्स के सीलर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये हो गए इसकी सारी इंडिकेशंस जहाँ जहाँ आपके रेजिन बेस्ड मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनामल एडिशन। ठीक है, अब दो टॉप कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। एक है आपका इनामल एडिशन और दूसरा आपका आता है डेंटिन के साथ किस तरीके से आपके इन सारे मटेरियल्स की एडिशन होगी। तो इनामल एडिशन तो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कहते हैं कि ये जो ब्यूनोकोर था इसने एसिड्स का यूज़ करना शुरू किया इनामल की एचिंग कराने में। ठीक है, कौन सा एसिड यूज़ करते हैं हम, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो 37 डिग्री कह रही हूँ 37% की होती है। ठीक है, 37% फॉस्फोरिक एसिड जेल यूज़ की जाती है आपकी डेंटिस्ट्री में ताकि इनामल को एच किया जाए। एचिंग टाइम कितना होता है, कहते हैं 15 सेकेंड्स होता है। पहले कहते हैं 60 सेकेंड्स होता था, लेकिन बाद में देखा गया कि 15 सेकेंड के बाद भी एचिंग उतनी ही होती है जितनी 60 सेकेंड्स के बाद होती है। उसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कहते हैं जब आप एच कर लेते हैं अपने इनामल को तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 मेगापास्कल्स इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू उस इनामल की जो कि एच नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी एचिंग स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई, 20 मेगापास्कल्स जो है वो सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई, 20 मेगापास्कल्स जो है वो हमारी इनामल एच्ड इनामल की बढ़ गई। ठीक है, एच इनामल की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने ये बॉक्स पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमें वो बता रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है इनामल के साथ बॉन्डिंग का। तो सबसे पहले हम एचिंग कर क्यों रहे होते हैं। एचिंग का जो मेजर मकसद होता है वो सिंपल ये होता है कि एक तो जो भी टूथ सरफेस के ऊपर स्मेयर लेयर है उसको रिमूव करना। ठीक है, लेकिन स्मेयर लेयर का कॉन्सेप्ट अभी डेंटिन के अंदर आएगा, उस तरफ नहीं जाते। आपने क्या करना है, एचेंट से आपकी जो स्मूथ इनेमल होती है उसको आपने इर्रेगुलर सरफेस के अंदर कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग के मैकेनिज्म से, मैकेनिकल मैकेनिज्म से हमने क्या करनी है, यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट करानी है। तो जो भी स्मूथ इनेमल है आप उसको इरेगुलर करवाएंगे और आपकी जो इनेमल की जो सरफेस फ्री एनर्जी होगी उसको इंक्रीज करवाएंगे। जब भी आपके किसी सबस्ट्रेट की जिस जिस टिश्यू के साथ अटैचमेंट होनी है उसकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो उस टिश्यू के साथ जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्मूथ इनेमल को इरेगुलर इनेमल के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं। वो कैसे करवा रहे हैं कि जब भी आप एचेंट डालते हैं ना तो आप उस टिश्यू को डीमिनरलाइज कर रहे होते हैं। हमें पता है कि आपका जो इनेमल था वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मिनरलाइज टिश्यू है। लेकिन जब भी उसके ऊपर एसिड आया उसने क्या किया, उसने उस मिनरल को रिमूव करवा दिया। तो जब उसने उस मिनरल को रिमूव करवा दिया तो आपके पास यहाँ पे इरेगुलर सी एक सरफेस आ गई। ठीक है, अब इस इरेगुलर सरफेस के ऊपर आपने क्या प्लेस करना है, आपने फ्लूइड रेजिन बेस्ड मटेरियल प्लेस करना है जिसको हम प्राइमर कह रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जब इस इरेगुलर सरफेस के ऊपर प्राइमर प्लेस करेंगे तो जो एरियाज खाली क्रिएट हुए थे डीमिनरलाइजेशन की वजह से, जो एरियाज आपके बीच में रॉड्स और इंटर रॉड्स के दरमियान में खाली पार्ट्स बने थे, उन पार्ट्स के अंदर क्या होगा, उन पार्ट्स के अंदर आपका ये जो रिजन है ये फ्लो करके चला जाएगा। ठीक है, अब ये जब रिजन अंदर जाके फ्लो करके चला जाएगा, पहले रिजन जो है ये मोनोमर की फॉर्म में होता है यानी कि फ्लूइड होता है। फिर जब आप इसको ऊपर से क्योर करेंगे क्योरिंग लाइट डाल के, ठीक है, तो क्या होगा, क्योरिंग लाइट जब इसके ऊपर पड़ी तो क्या हुआ कि ये जो जितने भी मोनोमर्स थे ये पॉलीमराइज हो गए यानी कि ये हार्डन्ड हो गए। ठीक है, जब आपने ऊपर से क्योरिंग लाइट डाली तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो रिजन था इसने इंटरलॉक हो गया ये आपकी इनामल सरफेस के अंदर जाके। ठीक है, अब क्या बन गए हैं, इनको हम कहते हैं रिजन माइक्रोटैग्स। ये जो सारा स्ट्रक्चर बना है आपकी इनामल के अंदर रिजन के जाने से, इसको हम कह रहे हैं रिजन माइक्रोटैग्स। अब इन इस रिजन पार्ट के साथ, ये जो रिजन का पार्ट ऊपर रह गया, ठीक है, इस रिजन के पार्ट के साथ क्या होगा, आपका कॉम्पोजिट जाके अटैच होगा। ठीक है, तो रिजन का मेजर मकसद क्या था कि एक तरफ से उसने इनामल को पकड़ा और दूसरी तरफ से जब इसके ऊपर कॉम्पोजिट आएगा तो वो कॉम्पोजिट को पकड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रिजन और इनामल की एडिशन का मैकेनिज्म जो कि आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने आना है डेंटिन एडिशन की तरफ। तो भी इनामल के अंदर जो है ना मेनली सिर्फ मैकेनिकल एडिशन हो रही थी। ठीक है, यानी कि माइक्रो मैकेनिकल रिजन टैग्स बन रहे थे जो उसकी मदद से मैकेनिकल
एडिशन हो रही थी, ठीक है। लेकिन डेंटीन के अंदर जब एडहेसिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे केमिकल एडिशन भी होती है। एक तो कहते हैं वही माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग होगी सिमिलर टू दैट विच अकर इन एनामल। उसके अलावा कहते हैं कुछ एडहेसिव मोनोमर्स जो होते हैं वो आपके कोलेजन फाइबर्स के साथ भी अच्छा इसमें कहते हैं जो डेंटीन एडहेजन है वो किसके ऊपर रिलाई कर रही होती है, कहते हैं कि आपका जो एडहेसिव मोनोमर है वो आपके कोलेजन फिब्रिल्स जो कि एसिड एचिंग करवाई। तो अच्छा अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हम वैसे पढ़ेंगे। इनेमल के अंदर क्या हो रहा था कि जब आपने एचिंग की तो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल गया और जो आपके रॉड्स और इंटर रॉड्स के दरमियान में जो स्पेसेस रह जाती थी ना उनके अंदर जाके आपका मोनोमर जाके इंटरलॉक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप अपना एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी डीमिनरलाइजेशन होगी और डीमिनरलाइजेशन होने से क्या होगा कि कोलेजन फिब्रिल्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे और इन कोलेजन फिब्रिल्स के साथ जाके फिर आपका जो मोनोमर है वो इंटरलॉकिंग करेगा। तो एक तो ये होगा कि जब आपने एसिड यूज किया तो यहाँ पे क्या एक्सपोज हो रहा है, कोलेजन फिब्रिल्स ही एक्सपोज हो रहे हैं, जबकि एनामल के अंदर कोलेजन फिब्रिल्स नहीं एक्सपोज होते थे। रॉड्स और इंटर रॉड्स के दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो जाती थी जिनके अंदर आपका वो जाता था, एडहेसिव जाता था। उसके अलावा कहते हैं कुछ ऐसे भी एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास डेंटीन के अंदर जिनमें हम एचेंट नहीं यूज़ करते और फिर भी आपकी अटैचमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं जीआईसीज और उसके अलावा फॉस्फेट बेस्ड सेल्फ एच एडहेसिव। सेल्फ एच एडहेसिव वो होते हैं जिसके अंदर आपने एचेंट पहले नहीं अप्लाई किया, आपने डायरेक्ट एक ही प्राइमर बॉन्डिंग टाइप मटेरियल ऐड किया है, ठीक है। इसमें आपने कोई रिंस वगैरह नहीं करना होता जैसे आप नॉर्मली एच करके रिंस करते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर आपकी केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है बिटवीन दी पोलीकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ जीआईसी की एग्जांपल में से हम पोलीकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और सेल्फ एच एडहेसिव के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट मोनोमर्स। तो ये जो फॉस्फेट मोनोमर्स और पोलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये ये केमिकल बॉन्ड बना रहे होते हैं आपके हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के साथ जो कि आपकी डेंटीन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो डेंटीन एडहेजन के अंदर आपकी केमिकल और मैकेनिकल एडहेजन दोनों होनी है। अच्छा अब चैलेंजेस क्या आते हैं आपकी डेंटीन बॉन्डिंग में। अभी जैसे मैंने आपको बताया डेंटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आपकी इनामल के स्ट्रक्चर से। तो डेंटीन के साथ एडेजन करने में हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कहते हैं कि जो इनामल था वो तो हाईली मिनरलाइज टिश्यू था जिसके अंदर 90% जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का बना हुआ यानी कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का बना हुआ। तो ये जो सारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट हैं ये तो जब आपने एचिंग की थी वो सारे रिमूव हो गए थे और उन होल्स के अंदर जाके मोनोमर्स गए थे। लेकिन जो आपका डेंटीन है वो प्राइमरीली कोलेजन का बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल इतना नहीं है आपकी डेंटीन की सुपीरियर सरफेस के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि जब भी आपकी जो डेंटीन को अगर आप कोट करते हैं विद एचेंट तो ये कोलेजन फिब्रिल्स जो हैं वो एक्सपोज होने होते हैं। उसके अलावा कहते हैं डेंटीन में हमें पता है कि डेंस नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स डेंटिनल टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी डेंटिनल एनामल जंक्शन से लेके आपकी पल्प तक जा रहे होते हैं और इन टिब्यूल्स के अंदर आपका डेंटिनल फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। तो एक तरीके से दोबारा यही बात आ गई कि जो आपका डेंटीन है वो काफ़ी एक तरीके का फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। ये बात अभी ये क्यों हम बातें कर रहे हैं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ये बातें भी आगे जाके इनकी डिटेल और आएगी। अच्छा उसके अलावा कहते हैं कि हमें पता है कि जो आपका डेंटीन है उसका हाइपर मिनरलाइज एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपकी पेरीट्यूबुलर डेंटीन के पास, यानी कि जो ट्यूबुलर डेंटीन्स होती है ट्यूब्यूल्स होते हैं इनकी जो पेरिफ्री होगी यहाँ पे हाइपर मिनरलाइज डेंटीन प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो आपका इंटरट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, इंटरट्यूबुलर स्ट्रक्चर वो है जो कि दो ट्यूब्यूल्स के दरमियान में ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मेनली फिर से आपके कोलेजन फाइबर्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा अब कहते हैं इनकी जो कोलेजन फाइबर वाला सारा रीजन है इनके दरमियान में भी आपके कुछ सब माइक्रोन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर भी आपके ट्यूबुलर लिक्विड फ्लूइड जो है वो पास कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं इंट्रिंसिकली जो है ना आपका जो डेंटीन है वो मेनली एक हाइड्रेटेड टिश्यू है, यानी कि ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर ट्यूब फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्यूल्स भी हैं और बाकी फ्लूइड की मूवमेंट के लिए काफ़ी सारी जगह भी है, सही है। तो और प्लस हमें पता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ओडोंटोब्लास्ट के प्रोसेसेस होते हैं, खैर ये इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो हमने यहाँ से सारा क्रक्स निकाला है वो ये निकाला है कि एक तो डेंटीन जो है वो उसके अंदर कोलेजन फाइबर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया जो कि, उसके अलावा ये एक फ्लूइडी स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू इनामल, ये एक काफ़ी फ्लूइडी स्ट्रक्चर है। तो जिस भी चीज़ ने डेंटीन के साथ आके बॉन्ड बनाना है, जिस भी मटीरियल ने, वो हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, ठीक है। मेन बात हमारी समझने की यहाँ पे ये थी कि कोई भी हाइड्रोफोबिक रीजन डेंटीन के साथ आके अच्छा बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकेगा क्योंकि डेंटीन खुद क्या है, डेंटीन खुद एक ज़रा सा फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टिब्यूल्स भी हैं, यहाँ पे फिब्रिल्स भी हैं, कोलेजन फाइबर भी है, ये सब हाइड्रोफिलिक चीज़ें हैं।
तो ये बात यहाँ से हमने मेनली लेनी थी और हमने इसको इनामल से डिफ्रेंशिएट करवाना था। प्लस उसके अलावा कहते हैं कि एडहेजन जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस के साथ, यानी कि जितना ज़्यादा आप ड्यूरिंग क्या कहते हैं ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन जितना ज़्यादा आपका डेंटिन रिमूव होता चला जाएगा, आपकी जो अल्टीमेटली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीकर होती चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा रिमेनिंग डेंटिन स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी आपकी सुपरफिशियल डेंटिन के साथ उतना अच्छा आपका बॉन्ड क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये बातें हमने देख ली यहाँ पे। नेक्स्ट आती है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट स्मेयर लेयर का। स्मेयर लेयर क्या है, कहते हैं जब भी आप बर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से टूथ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का एक डिब्रिस क्रिएट हो जाता है आपकी टूथ सर्फेस के ऊपर, जिसको हम स्मेयर लेयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया करता होता है। तो स्मेयर लेयर की हमने डेफिनेशन देख ली। कहते हैं स्मेयर लेयर क्या करता है कि आपके डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के ऑरिफिस को एक्लूड करवा देता है, यानी कि उनको स्मेयर जो लेयर है या आपके डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके फंस जाती है ऑरिफिस के अंदर। ठीक है, ये जो स्मेयर लेयर के जो पार्टिकल्स हैं जो कि आपके ऑरिफिस के अंदर जाके फंस जाते हैं, इनको हम कह रहे हैं स्मेयर प्लग्स। अब जब ये स्मेयर प्लग्स बन जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी डेंटिन की जो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स थे उनके अंदर एक तरीके का एक गंध फंस गया। ठीक है, तो ये स्मेयर प्लग्स आ गए। अच्छा, स्मेयर प्लग्स ये स्मेयर लेयर बनी हुई किसकी होती है? कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होंगे जो कि आपके इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट में से आ रहा है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। और आपकी क्या होगी? ऑल्टर्ड डीनेचर्ड कोलेजन फाइबर्स होंगे जो कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में से आ रहे हैं। प्लस कहते हैं ये इस स्मेयर लेयर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो जेलेटिनस होगी, जो कि आपकी किससे क्रिएट हुई है? फ्रिक्शन और हीट जब आपने इंस्ट्रूमेंट वहां पे फेरा है उससे। फिर कहते हैं इस स्मेयर लेयर का जो रिमूवल है वो किससे होता है? आपके एसिडिक सोल्यूशन से होता है। जब भी हम एचेंट डालते हैं अपनी डेंटिन के ऊपर तो वो इस स्मेयर लेयर को डिसॉल्व करवा देता है और इसको स्मेयर लेयर को रिमूव करवा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्रेसेस एट द रिजन डेंटिन इंटरफेस। अब रिजन अभी पहले भी हमने पढ़ा है, कहते हैं इसने श्रिंक होना ही होना है। जब इसने सेट होना है तो इसने श्रिंक होना है, इसको हम कहते हैं पोलीमराइजेशन श्रिंकेज। और जब भी पोलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी उसकी वजह से कॉम्पोजिट रिजन की सरफेस के ऊपर स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। अब इसके समझने के लिए इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि है एक सी फैक्टर। सी फैक्टर वैसे हमने कॉम्पोजिट के चैप्टर्स में भी बड़ी डिटेल तरीके से पढ़ा हुआ है। सी फैक्टर क्या होता है? सी फैक्टर सिंपली कॉम्पोजिट ने जब भी श्रिंक करना है ना, उसकी श्रिंकेज की वजह से जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट होने हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपके सी फैक्टर के ऊपर। और सी फैक्टर इटसेल्फ क्या होता है? सी फैक्टर होता है आपका रेशो होता है आपकी बॉन्डेड सर्फेसिस का आपकी अनबॉन्डेड सर्फेसिस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टूथ के ऊपर एक विनियर ऐड हो रहा है, डायरेक्ट फेशियल विनियर ऐड हो रहा है, तो इसकी सिर्फ एक साइड बॉन्डेड है, यानी कि जो इसकी कॉम्पोजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इसकी जो लिंगुअल साइड होगी वो आपके टूथ के साथ बॉन्डेड होगी, बाकी सारी साइड्स इसकी ओपन है। ठीक है, तो इन सारी साइड्स के से आपके कॉम्पोजिट का जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? कहते हैं स्ट्रेस विद इन द कॉम्पोजिट जो है वो इजीली फ्लो कर जाएगा आपकी अनबॉन्डेड सर्फेसिस से, और आपका जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा और आपकी जो 3D डायमेंशन होगी आपकी इस बॉन्डेड रेस्टोरेशन की वो कम डैमेज होगी, क्योंकि इसका स्ट्रेस रिलीफ अच्छा है। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी फिलिंग है जो कि आपकी ओक्लूजल फिलिंग है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपकी कोई ओक्लूजल फिलिंग डली हुई है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसकी सिर्फ एक सरफेस ओपन है जो कि इसकी एक्लूजल सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, बाकी सारी इसकी जो सर्फेसेज हैं वो बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसका अंदर क्या होगा कि स्ट्रेस रिलीफ बहुत कम होगा, क्योंकि सिर्फ एक एरिया से इसका इस पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का स्ट्रेस रिलीव हो सकता है, बाकी सब सर्फेसेस जो हैं वो किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, तो वहाँ से स्ट्रेस नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सी फैक्टर है वो 5 निकल आएगा। और इसके अंदर कहते हैं स्ट्रेस रिलीफ जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली क्या होता है? मार्जिनल गैप्स क्रिएट होने लग जाते हैं आपकी फिलिंग में। उसके अलावा आपकी जो इंटरनल बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी वीक होने लग जाती है, माइक्रो लीकेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होगी। ऑफ कोर्स अगर फिलिंग साइड से लीक होने लग जाएगी तो पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई सी फैक्टर की, जिसके ऊपर आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के इफेक्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं। फर्दर कहते हैं पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है आपकी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे। जितनी जल्दी आपका मोनोमर पॉलीमराइज होगा उतनी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी। डिग्री ऑफ कन्वर्जन एक तरीके से वही वाली बात हो गई। उसके अलावा कॉम्पोजिट स्टिफनेस एंड इट्स रेट ऑफ एक्विजिशन टू स्टिफनेस, जितनी जल्दी स्टिफ होगा आपका कॉम्पोजिट उतनी ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है। नेचर एंड रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ इनऑर्गेनिक फिलर्स,
अच्छा, अब इनऑर्गेनिक फिलर्स जितने ज़्यादा होंगे कंपोजिट के अंदर उतनी श्रिंकेज कम होगी, क्योंकि इसको समझने के लिए खैर आपको कंपोजिट वाला चैप्टर देखना होगा, क्योंकि जो कंपोजिट है वो फिलर्स और रिजिन का बना हुआ होता है। तो जितना रिजिन कंटेंट ज़्यादा फिलर उतना कम, और जितना फिलर ज़्यादा रिजिन कंटेंट उतना कम। तो जितना ज़्यादा फिलर होगा आपकी श्रिंकेज उतनी कम होगी। टाइप ऑफ मोनोमर यानी कि टाइप ऑफ रेजिन जो यूज़ हुआ है उसके ऊपर आपकी श्रिंकेज डिपेंड करती है। कंपोजिट इंसर्शन टेक्निक पे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप लेयर बाय लेयर कंपोजिट को ऐड करें तो उसके अंदर श्रिंकेज कम होती है। और ओपेसिटी ऑफ द कंपोजिट, जितना डार्कर शेड का कंपोजिट होगा उतनी ज़्यादा श्रिंकेज होगी। इन सबको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? कहते हैं आपने क्योरिंग लाइट की इरेडियंस को कंट्रोल करना है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि आपने सॉफ्ट स्टार्ट करना है क्योरिंग का। पहले आपने या तो इंटेंसिटी लो रखें अपनी क्योरिंग लाइट की और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं, तो आपकी पोलिमराइजेशन श्रिंकेज का जो चांस है वो थोड़ा सा रिड्यूस रहेगा। इंक्रीमेंटल इंसर्शन करें। उसके अलावा कहते हैं इंटरमीडिएट लो मॉडुलस लाइनर बीच में प्लेस कर दें बिटवीन दी कॉम्पोजिट एंड दी टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी एग्जांपल में कहते हैं या तो आप टूथ के ऊपर फ्लोएबल कॉम्पोजिट डालें। फ्लोएबल कॉम्पोजिट के अंदर क्या होगा, उसकी श्रिंकेज कम होती है। ठीक है, तो जब आप एक बीच में फ्लोएबल कॉम्पोजिट डाल देंगे और ऊपर अपना कंपैक्टेबल कॉम्पोजिट डालेंगे, तो जो फ्लोएबल कॉम्पोजिट होगा वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करेगा फॉर द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज और आपके स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करेगा। या आप जीआईसी प्लेस कर सकते हैं बिटवीन द टूथ एंड द कॉम्पोजिट, ये भी क्या करेगी, एज अ स्ट्रेस एब्जॉर्बर एक्ट करेगी। तो तीसरी चीज़ आपने ये कर दी। और चौथी चीज़ इसके अंदर कहते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है समटाइम्स कॉम्पोजिट की ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए आपकी इस कॉम्पोजिट के अंदर, तो आपका जो कॉम्पोजिट है वो इटसेल्फ क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये भी क्या करेगी, आपकी वो जो श्रिंकेज होनी थी उसको थोड़ा सा कंपेंसेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है कहते हैं ये अल्टीमेटली बैड है। क्योंकि ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है उससे आपके कॉम्पोजिट का इटसेल्फ जो बॉन्डिंग है विद द टूथ स्ट्रक्चर वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट जो है वो एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। ठीक है, उसको एक हाइड्रोफोबिक रीजन ही चाहिए है टू बॉन्ड विद द टूथ। तो वाटर ऑप्शन जो है वैसे तो आपकी एक्सपेंशन करवाती है, लेकिन अल्टीमेटली कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आपकी मार्जिनल लीकेज, गैप फॉर्मेशन, टूथ क्रैकिंग वगैरह को प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि रीजन ने थोड़ा बहुत तो श्रिंक करना ही करना है। उसको आप ज़रूर कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं करवा सकते। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि सिंपल इतनी सी बात है कि ये जो आपके रेजिन के मटेरियल्स हैं जो कि एज एडिसिव एक्ट कर रहे हैं, इनका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और आपका टूथ के इनामल और डेंटिन का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो फ़र्क होता है। यानी कि जब भी टेम्परेचर चेंजेस आएंगे आपकी ओरल इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये मटीरियल्स ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे विद टेम्परेचर चेंजेस एज कम्पेयर टू आपका डेंटिन। ठीक है, तो जब इनके इस एक्सपेंशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली माइक्रो लीकेजेस जो हैं इन डेंटिन मार्जिन के ऊपर क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली आपकी रेस्टोरेशन का सबस्ट्रेट के साथ जो रिटेंशन है वो ख़राब होगी। ठीक है, कितना ज़्यादा होता है इन सब मटेरियल्स का थर्मल कोएफिशिएंट एज कम्पेयर टू आपके टूथ स्ट्रक्चर, कहते हैं 2 to 3 टाइम्स फॉर हाइब्रिड कॉम्पोजिट्स, और माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट्स के अंदर 4 टाइम्स ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू योर डेंटिन। तो ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। एक्लूजल लोडिंग सिंपल सी बात है, कहते हैं जब भी टूथ के ऊपर लोड आएगा और टूथ अनलोड होगा, तो अल्टीमेटली क्या होना है कि इन रिजिन और टूथ स्ट्रक्चर के दरमियान में इंटरफेशियल गैप्स क्रिएट होने हैं, यानी कि वीकन होना है इनका बॉन्ड, और साइक्लिक लोडिंग की वजह से अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये भी आपकी ख़राब होती चली जानी है। तो ये हमने बात कर ली सारी अपने रीजन की एक तरीके की डिसएडवांटेजेस की, जो कि आपके टूथ स्ट्रक्चर के साथ जब भी इनका बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है इन एडेसिव्स का, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस या कौन कौन से चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने ये सारी बातें पढ़ी। अब नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ डेंटिन बॉन्डिंग सिस्टम। इसके अंदर कुछ जनरेशन हमने पढ़नी है, ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। फर्स्ट 3 जनरेशन तो बिल्कुल यूजलेस हैं, तो ये बेशक आप ना भी पढ़ें तो खैर है, लेकिन हम इसके अंदर बस देखते जाते हैं जल्दी जल्दी। कहते हैं फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, किस तरीके से वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कहते हैं कि कोमोनोमर वहाँ पे आपके टूथ के कैल्शियम के साथ एक वाटर रेजिस्टेंट केमिकल बॉन्ड बनाता था। सिंपल इतनी सी बात कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन डेंटिन के साथ जब एडिशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हुआ, तो जो बॉन्डिंग सिस्टम्स आए वो आपके डेंटिन के कैल्शियम के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना रहे थे। बस कोई नाम नहीं पढ़ना, बस इतनी सी बात भी बहुत है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। सेकेंड जनरेशन जो आपकी आई आपकी बॉन्डिंग की, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, वहाँ पे पोलर इंटरेक्शन हो रहे थे बिटवीन नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स जो कि रेजिन के अंदर प्रेजेंट होता था, और पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आइंस जो कि स्मेयर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते थे।
हमें अब पता है कि स्मेयर लेयर इतनी अच्छी लेयर नहीं है कि उसके बलबूते पे आपकी बॉन्डिंग की जाए। कहते हैं ये जो था ये वीकेस्ट लिंक था आपकी डेंटिन सरफेस के अंदर, इसलिए यहाँ पे इनके अंदर भी क्या हुआ, इनके अटैचमेंट जो है वो लूज हो गई विद टाइम। फिर आया आपके पास थर्ड जनरेशन एडहेसिव। अब इस थर्ड जनरेशन से एचिंग का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। कहते हैं फॉस्फोरस एसिड यूज किया गया आपकी डेंटिन की एचिंग के लिए बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेट एस्टर्स, जो कि आपके बॉन्डिंग एजेंट थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं ये जो फॉस्फेट एस्टर्स यूज किए गए ये हाइड्रोफोबिक थे नेचर के अंदर, नेचर में अपनी नेचर में हाइड्रोफोबिक थे। तो हमें पता है कि डेंटिन तो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो इनका जो बॉन्ड है वो भी अल्टीमेटली इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकेंड ही रही। फिर अब हमारे पास आते हैं फोर्थ जनरेशन एडहेसिव, जहाँ से आपका जो पढ़ने वाली बात है, याद करने वाली बात है, वो ज़रा शुरू होती है। अभी जो फोर्थ जनरेशन है ये इनको हम कह रहे हैं 3 स्टेप एच एंड रिंस एडहेसिव। अभी जो 3 स्टेप एच एंड रिंस एडहेसिव्स हैं, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी स्मेयर लेयर थी वो आपकी एज अ डिफ्यूजन बैरियर एक्ट कर रही थी, क्योंकि उसने क्या किया, आपकी डेंटिनल टिब्यूल्स को जाके एक्लूड करा दिया, ठीक है। अब हमें वो डेंटिनल टिब्यूल्स खुली चाहिए ताकि वहाँ पे हम अपने रीजन के साथ बॉन्ड क्रिएट करवा सकें। तो कहते हैं सबसे पहले तो आपकी एसिड एचिंग ने आके इस ऑब्स्टिकल को रिमूव करवाया, ठीक है। फिर क्या किया, कहते हैं जब आपकी ये स्मेयर लेयर रिमूव हो गई एसिड एचिंग के साथ, तो क्या होता था, इस टेक्निक को हम एक तो हम कह रहे हैं 3 स्टेप एच एंड रिंस, उसके अलावा इसको हम कहते हैं टोटल एच एंड रिंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड जो है वो आपकी इनेमल और डेंटिन दोनों को साइमल्टेनियसली एच कर रहा होता है। ऑफ कोर्स अभी अगर आप टूथ प्रिपरेशन भी करते हैं तो जब आप उसको फिलिंग करने लगते हैं तो आप ये नहीं करते कि सिर्फ आपने इनेमल पे एच लगाया, डेंटिन पे नहीं जा रहे, दोनों पे एक साथ ही लग रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम टोटल एच टेक्निक भी कह रहे हैं और इसको आप एच रिंस टेक्निक भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने एच एंड लगा के उसको रिंस कर देना है, धो देना है, देन आपने उसको अपने टूथ स्ट्रक्चर को ड्राई करके प्राइमर वगैरह प्लेस करना, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने देख ली। उसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब कहते हैं ये जो आपकी टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर आपके 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है फॉस्फोरिक एसिड जो कि एच एंड जेल है, जिसको आपने रिंस ऑफ कर देना है। फिर आता है आपका प्राइमर। प्राइमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स, फॉर एग्जांपल एथेनॉल, एसीटोन और वाटर। अभी जो हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स हैं ये आपकी डेंटिन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है डेंटिन हाइड्रोफिलिक है। और उसके बाद आते हैं आपके पास नॉन सॉल्वेटेड अनफिल्ड या फिल्ड रिजिन बॉन्डिंग एजेंट। इस बॉन्डिंग एजेंट को हम एडहेसिव भी कह रहे होते हैं। इस एडहेसिव के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स प्लस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लाइक हीमा। अब ये चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, याद करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे सारा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स होंगे इसके अंदर बिस जीएमए के, ये अल्टीमेटली आपके कॉम्पोजिट के साथ बॉन्ड बनाएंगे जो कि ऊपर से कॉम्पोजिट आएगा। और इस रीजन के अंदर जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लाइक हीमा है वो आपके प्राइमर के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग एजेंट है एक तरीके से एक तरफ से प्राइमर को पकड़ेगा और दूसरी तरफ से आपकी कॉम्पोजिट को ऊपर से पकड़ेगा जब इसके ऊपर कॉम्पोजिट आएगा। तो ये यहाँ पे सारी बात थी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए एक पिक्चर हम ये ऊपर की देख लेते हैं और नीचे एक टेबल है वो देख लेंगे, तो ये समझ आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये आपका डेंटिन था जिसके अंदर स्मेयर लेयर बनी हुई थी। इस स्मेयर लेयर को रिमूव किया एसिड एचिंग से और उसको फिर हमने रिंस कर दिया, ठीक है। जब उसको हमने रिंस कर दिया तो ये आपके पास आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल भी खाली हो गई और ये सराउंडिंग का पेरीट्यूबुलर पेरीट्यूबुलर नहीं है, ये आपका इंटरट्यूबुलर डेंटिन जो पर्पल से लाइट पर्पल से बनाया हुआ है इंटरट्यूबुलर डेंटिन है, जिसके अंदर से कोलेजन फिब्रिल्स भी आपके एक्सपोज हो गए, ठीक है। अभी हमने पहले कहा था ना कि कोलेजन फिब्रिल्स के साथ डेंटिन में बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे आपके कोलेजन फिब्रिल्स भी एक्सपोज हो गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे डालनी है अपना प्राइमर और एडहेसिव। अब ये जो प्राइमर और एडहेसिव है ये क्या करते हैं, ये 2 चीजें बनाएंगे। एक है आपके रिजिन टैग्स और दूसरी है आपकी है हाइब्रिड लेयर। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं और इनका डिफरेंस समझना है ताकि हम एमसीक्यू सही कर सकें। जो हाइब्रिड लेयर है वो बनती है आपकी इस रीजन में, ठीक है। ये इस रीजन में क्या हो रहा है, जो डार्क पर्पल जोन आप देख रहे हैं, पहले ये जो लाइट पर्पल था जो डार्क पर्पल हो गया, ये क्या हुआ है, ये आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन के अंदर जो एक्सपोज्ड कोलेजन फिब्रिल्स थे उसके अंदर जाके आपका ये प्राइमर और एडहेसिव जाके उसने बॉन्ड क्रिएट किया। यहाँ पे क्रिएट किया है आपके कोलेजन फिब्रिल्स जो कि एक्सपोज्ड हुए थे इंटरट्यूबुलर डेंटिन के, उसके साथ जाके आपकी ये प्राइमर एडहेसिव ने इंटरलॉकिंग से बॉन्ड क्रिएट किया है। ये है आपकी हाइब्रिड लेयर। और रिजिन टैग क्या है, रिजिन टैग वो है जो कि आपके ये जो एडहेसिव्स हैं, ये जो प्राइमर है, ये आपकी किसके अंदर चला गया, आपकी डेंटिनल टिब्यूल के अंदर चला गया।
तो ये जो डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर गया है इसको हम कहते हैं रिजिन टैग, और हाइब्रिड लेयर वो है जो कि आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन की कोलेजन फिब्रिल्स के साथ जाके कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा सी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर समझने वाली, जो कि हमने यहाँ पे समझ ली। नेक्स्ट कहते हैं जो इसमें और चीज़ देखने वाली है, कहते हैं एसिड एचिंग का जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है कि आपके सारे रिजिन टैग्स सॉरी प्लग स्मेयर प्लग जो है वो रिमूव किया जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये कहते हैं जब एसिड एचिंग का स्टेप होता है ना, तो आपका जो सबस्ट्रेट यानी कि जो आपका डेंटिन है उसकी जो सरफेस एनर्जी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये ऊपर इन्होंने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है, कहते हैं उसकी सरफेस फ्री एनर्जी जो है एसिड एचिंग की वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो चेंज है कहते हैं इतना डिजायरेबल नहीं होता। अब ये जो क्योंकि हमें पता है आपके डेंटिन की सरफेस एनर्जी हाई होनी चाहिए ताकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो। उसकी सरफेस फ्री एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहते हैं जो प्राइमर जब भी अप्लाई किया जाता है इससे क्या होता है, इससे उसकी सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन ऑफ द डेंटिन जो है वो इंक्रीज होती है अल्टीमेटली। और फिर जब इसके ऊपर बॉन्डिंग डाला जाता है तो वो आपके ट्यूबुलर डेंटिन के साथ बॉन्ड करता है। इंटरट्यूबुलर डेंटिन के साथ बॉन्ड करेगा तो हाइब्रिड लेयर बना देगा, और ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके रिजिन टैग्स बना देगा, जो कि अभी हमने बात पढ़ी। अच्छा, इसका एक मैकेनिज्म का एक टेबल भी है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आप यूक्यूज वगैरह में लिख सकते हैं। जो क्या कहते हैं आपने, अच्छा कहते हैं आपने एसिड अप्लाई किया। ठीक है, एसिड अप्लाई करने से आपने पार्शली या टोटली आपने स्मेयर लेयर को रिमूव करवा दिया और अपने अंडरलाइंग डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन करवा दी। एसिड ने हमेशा डीमिनरलाइजेशन करवानी होती है, मिनरल्स को रिमूव करवा दिया। फिर कहते हैं एसिड डीमिनरलाइज इंटरट्यूबुलर डेंटिन, पेरिट्यूबुलर डेंटिन और आपकी डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को उसने ओपन कर दिया क्योंकि स्मेयर लेयर रिमूव हो गई, और कोलेजन फिब्रिल्स जो कि इंटरट्यूबुलर डेंटिन के कोलेजन फिब्रिल्स थे उनको एक्सपोज करा दिया और वहाँ पे माइक्रोपोरोसिटी आ गई। कितनी डेंटिन डीमिनरलाइज होती है, कहते हैं अप टू 7.5 म्यूमीटर का डेंटिन जो है वो डीमिनरलाइज हो जाता है। उसके बाद कहते हैं क्या होता है, इस प्राइमर आप अप्लाई करते हैं, प्राइमर अप्लाई करने से आपकी जो सरफेस टेंशन ऑफ डेंटिन थी वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जो कि एसिड अप्लाई करने से डिक्रीज हो गई थी। फिर बॉन्डिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या आएगा, कहते हैं आपका प्राइमर और बॉन्डिंग रीजन जो है वो आपकी इंटरट्यूबुलर डेंटिन के अंदर पेनिट्रेट करता है जो कि कोलेजन फिब्रिल्स की पोरोसिटी में थी, और वहां पे जाके आपकी हाइब्रिड लेयर बनाता है। और आपके रिजिन टैग्स कैसे बनते हैं, जब आपका ये ही प्राइमर और बॉन्डिंग कहाँ गया, आपकी ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पेनिट्रेट किया तो आपके रिजिन टैग्स बने। तो ये एक मैं चाही थी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए कि रिजिन टैग्स और आपके हाइब्रिड लेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। ये चीज़ समझ आ गई ना, अब आगे के सारे जो स्टेप्स हैं वो ईजी हैं क्योंकि वो सिर्फ स्टेप्स क्या चेंजेस आ रहे हैं कि वो उसके, ये भी हमारा 3 स्टेप था ना, एचेंट प्राइमर और बॉन्डिंग, अब स्टेप्स थोड़े बहुत बदलते चले जाएंगे। ये जो भी हमने पढ़ी थी आपकी 4th जनरेशन थी, अब नेक्स्ट आती है 5th जनरेशन जो कि है 2 स्टेप एचेंट रिंस एडेसिव। अब 2 स्टेप कैसे है, एक आपका एचेंट का स्टेप है और जिसको आपने रिंस किया, ठीक है, और दूसरा आपका प्राइमर और बॉन्डिंग अब एक ही हो गया। पहले प्राइमर अलग लग रहा था, बॉन्डिंग अलग अलग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब प्राइमर और बॉन्डिंग एक ही लगना है, जिसको हमने कह दिया, कहते हैं कि एक 1 बॉटल सिस्टम होगी जिसके अंदर प्राइमर और बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, और एचेंट जो है वो वाला स्टेप वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एचिंग यहाँ पे भी वैसी ही है जैसे आपकी पहले हो रही थी। उसके अलावा बस फर्क इतना आया है कि अब जो आपका जो प्राइमर और बॉन्डिंग है वो एक ही बॉटल में है, जिसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स भी होंगे फॉर द प्राइमर, और उसके अलावा हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स भी होंगे फॉर द बॉन्डिंग एजेंट। अब इसके अंदर कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल कोट्स लगाने हैं अपने इस सिंगल एडेसिव प्राइमर की सोल्यूशन के, ताकि वो जो आपके मल्टीपल कोट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आपकी एडेशन को बेहतर करेंगे। ठीक है, इसमें बस इतनी सी बात पढ़ने वाली थी। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 स्टेप सेल्फ एच एडेसिव। अब ये भी 2 स्टेप है, इससे पिछले वाला भी 2 स्टेप था जो हमने 5th जनरेशन पढ़ी है। अब ये जो 2 स्टेप सेल्फ एच एडेसिव है ये आपका 6th जनरेशन है। फर्क इसके अंदर क्या है, सेल्फ एच क्या बताता है, अब यहाँ पे आपने रिंस नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी सिंगल 2 स्टेप्स के अंदर जो चीजें यूज होंगी, पहली बोतल में होगा एचेंट प्लस प्राइमर और दूसरी बोतल में होगा सिर्फ बॉन्डिंग एजेंट। ठीक है, तो इसलिए ये होगा सेल्फ एच एडेसिव क्योंकि आप इसको रिंस नहीं कर रहे, क्योंकि इसके अंदर एचेंट के साथ ही प्राइमर मिक्स हो गया है। तो अगर आपका एचेंट के साथ प्राइमर मिक्स है और आपने उसको रिंस कर दिया तो आपने तो प्राइमर को रिमूव करवा दिया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे नहीं करना। कहते हैं यहाँ पे जो एसिडिक मोनोमर होता है वो आपकी सेल्फ एचिंग प्राइमर के साथ मिक्स हुआ होता है, और उसके अंदर हाइड्रोफोबिक नॉन सॉल्वेट अच्छा सॉरी, एक चीज है सेल्फ एच प्राइमर इसके अंदर, और दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोफोबिक नॉन सॉल्वेटेड बॉन्डिंग रीजन। ठीक है, तो बॉन्डिंग एक अलग चीज है यहाँ पे और सेल्फ एच प्राइमर एक अलग चीज है। ठीक है,
अब प्राइमर जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एसिडिक प्राइमर, वो क्या है, कहते हैं फॉस्फोनेटेड या कार्बोक्सिलेटेड रेजिन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फंक्शन क्या है, एचिंग भी कराना है और प्राइमिंग भी करना है आपकी इनेमल और डेंटिन की, और इसको आपने रिंस ऑफ नहीं करना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या होता है, कहते हैं साइमल्टेनियसली आपके इनेमल और डेंटिन की एचिंग और प्राइमिंग हो रही होती है, प्लस कहते हैं आपका जो स्मेयर प्लग है यहाँ पे उसी के अंदर रिजन टैग बन जाता है। स्मेयर प्लग तो यहाँ पे रिमूव ही नहीं हो रहा है, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का, क्योंकि स्मेयर प्लग तो तब रिमूव होना था जब आपने एच एंड अप्लाई करके उसको रिंस किया, लेकिन यहाँ पे रिंस तो आप कर ही नहीं रहे, तो जब आप उसको रिंस नहीं कर रहे तो उसी स्मेयर प्लग के अंदर ही आपका रिजन टैग जो है वो बनने लग जाता है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ, कहते हैं आपका इस स्मेयर लेयर थी, इसके ऊपर ही आपने सेल्फ एच प्राइमर डाल दिया, तो इस स्मेयर लेयर के अंदर ही आपका जो सारा प्राइमर है उसने रिजन टैग बना लिया, ठीक है। और जब आप दोबारा से अपना क्या डालेंगे, एडहेसिव डालेंगे, तो वो भी इस स्मेयर लेयर वाले स्मेयर, अच्छा हाँ, वो भी रिजन जो है वो इम्प्रेगनेट करेगा आपके स्मेयर प्लग को, यानी कि वो जो आप ऊपर से जो आपका एडहेसिव वगैरह आएगा वो भी आपके इस स्मेयर प्लग के अंदर ही बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक डिफरेंट सी बात थी, क्योंकि ये आप इसको रिंस ऑफ नहीं कर रहे थे। बाकी अगर इसकी बात देखें तो इसके एडवांटेजेस क्या है इस टेक्निक के, कहते हैं ये इसके एडवांटेज ये है कि आपको इसके अंदर रिंस और ड्राइंग स्टेप्स को नहीं फॉलो करना, ठीक है। तो आपकी ये जो टेक्निक है थोड़ी सी सिंपलर हो जाती है, क्योंकि आपका एक स्टेप मिस हो रहा है, रिंसिंग वाला और उसको ड्राई करने वाला। दूसरा, हमें पता है कि जब हम इसको वाटर डाल के इसको ड्राई करते हैं तो समटाइम्स हम डेंटिन को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेंटिन की जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी है वो ऑल्टर होती है, क्योंकि आपका डेंटिन का जो वाटर है, फ्लूइड है, आप जब उसको ओवर ड्राई कर देंगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप इस तरीके से भी एडवांटेजेस है, क्योंकि आपने जब ड्राई नहीं किया तो आप उसको ओवर ड्राई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो एसिडिक जो एसिडिक प्राइमर आपने लगाया है उसके अंदर खुद भी थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपकी डेंटिन को वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑल दी स्टेप्स। फिर फर्दर कहते हैं ये जो एसीएज हैं ये आपके लेस टेक्निक सेंसिटिव है। अगेन क्यों लेस टेक्निक सेंसिटिव है, क्योंकि आपका एक स्टेप मिस हो रहा है। फिर फर्दर कहते हैं कि यहाँ पे आपकी डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं रह जाती बिटवीन दी डेप्थ ऑफ डीमिनरलाइजेशन एंड डेप्थ ऑफ रिजन इन्फिल्ट्रेशन। ये क्या चीज़ है, यानी कि जितना पहले तो आपने एच एंड अप्लाई किया तो आपने डीमिनरलाइजेशन की, फिर आपने प्राइमर लगाया और आपकी रिजन जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया। अब यहाँ पे वो वाली डिस्क्रिपेंसी नहीं है, जितना डीमिनरलाइजेशन हो रही होगी उतनी ही आपकी इन्फिल्ट्रेशन हो रही होगी। पहले वाले में एचेंट पहले अप्लाई किया था तो हो सकता है आपने एचेंट ज़्यादा टाइम अप्लाई कर दिया हो तो ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन हो गई भी हो, और ऊपर से जब आपने प्राइमर डाला हो तो वो इतना ज़्यादा ना डाला हो, तो एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि डीमिनरलाइजेशन ज़्यादा हुई थी और प्राइमर कम अंदर गया, रिजन टैग ज़्यादा नहीं इतने बने। लेकिन इसके अंदर वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेप्स जो हैं साइमल्टेनियसली ही हो रहे हैं। डेंटिन डीमिनरलाइज जितना हो रहा है उतना ही इन्फिल्ट्रेट हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये सब टेक्निक के एडवांटेजेस आ गए। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कहते हैं यहाँ पे जो सेल्फ एच एसिड्स हैं जो कि प्राइमर एसिड्स थे वो उतना अच्छा आपके एनामल को एच नहीं करते जितना फॉस्फोरिक एसिड आपके एनामल को एच करता था। उसके अलावा कहते हैं कि जब भी एनामल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो ये जो सेल्फ एच एसिड्स हैं उनकी डिटोरिएशन हो जाएगी, यानी कि उनका जो बॉन्ड है वो खराब हो जाएगा। और उसके अलावा कहते हैं कि जो भी आपका अगर आप स्ट्रॉन्ग वन स्टेप सेल्फ एच एसिड यूज़ करते हैं तो वो आपकी सराउंडिंग डेंटिन को कंटिन्यूली डीमिनरलाइज करता चला जाएगा, ठीक है। जिन टिब्यूल्स को आपने नहीं भी डीमिनरलाइज कराना वो होती चली जाएंगी, क्योंकि आप उसको रिंस तो कर नहीं रहे। और उसके अलावा लास्ट में आ जाएगा, कहते हैं कि जो आपकी हाइब्रिड लेयर है इट इज़ नॉट समटाइम्स कम्प्लीटली इन्फिल्ट्रेटेड बाय द एडेसिव, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेसेस ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं आपके रेजिन और डेंटिन के इंटरफेस पे, यानी कि प्राइमर के वजह से जो हाइब्रिड लेयर क्रिएट हुई थी उस हाइब्रिड लेयर के अंदर जब एडहेसिव पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके इंटरफेस के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये आपके पास होगी सेल्फ एच एडहेसिव 2 स्टेप्स वाली। फिर आ जाती है हमारे पास 1 स्टेप सेल्फ एच एडहेसिव, जो कि नाम से बता रहा है अब इसके अंदर आपकी एचेंट, आपका प्राइमर, आपका बॉन्डिंग सब का सब एक ही सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। अब ये नॉर्मली इतना यूज़ नहीं हो रहा होता, कहते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप वो वाला कॉम्पोजिट इसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकते जो कि सेल्फ क्योर कॉम्पोजिट होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर से बात जो है मुझे लगती है कि इसके ऊपर एमसीक्यू वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कहते हैं इसके अंदर जो इंटरमीडिएट लाइट की ओर आप प्राइमर डाल रहे थे वो आप इंटरमीडिएट लाइट की ओर करने वाला प्राइमर नहीं डाल रहे, ठीक है। डायरेक्ट आप
ये जो जब सेल्फ एडहेसिव लगाते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन डाल देते हैं एंड देन उसको आप क्योर करते हैं। फिर ये जो मैंने आपको बात बताई कि आप इसके ऊपर अनक्योर्ड आइकॉनिक मोनोमर्स जो हैं वो वाले यूज़ नहीं कर सकते कॉम्पोजिट के, यानी कि जिनको आपने क्योर नहीं करना होता, जो सेल्फ क्योर वाले होते हैं, ठीक है, वो वाले कॉम्पोजिट आप इसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती। लिमिटेशंस इसकी क्या हैं? लिमिटेशंस एक तो वही सेल्फ क्योर कॉम्पोजिट्स वाली आ गई। उसके अलावा कहते हैं कि जो वन स्टेप सेल्फ एडहेसिव्स हैं, इन ये क्या कराते हैं, आपकी हाइड्रोलिटिक डीजनरेशन करा देते हैं आपके रेजिन और डेंटिन के इंटरफेस के ऊपर। प्लस कहते हैं कि ये जो एडहेसिव्स हैं ये इतने एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि उन्होंने इनामल की और डेंटिन की डीमिनरलाइजेशन करवानी होती है। तो चूंकि ये एसिडिक होते हैं, ये साथ साथ ज़्यादा हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, ठीक है। तो जब ये रेजिन ज़्यादा हाइड्रोफिलिक भी होंगे एसिडिक होने के साथ, तो ये आपके उन रेजिन मोनोमर्स के साथ, उस कॉम्पोजिट के साथ जो कि फोबिक होता है, इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। प्लस क्या होगे, अपनी हाइड्रोफिलिसिटी की वजह से ये वाटर के, जब भी इनके ऊपर वाटर आएगा ये डीजनरेट भी होंगे, क्योंकि ये वाटर को पसंद करेंगे। जब भी इनके ऊपर वाटर आएगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और रेजिन मोनोमर्स की क्या होगी, डीजनरेशन होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर वैसे इसकी डिसएडवांटेजेस ही हैं आपके सेल्फ एच वन स्टेप एडहेसिव्स के। अच्छा, इसके मैकेनिज्म में जो उन्होंने बात बताई हुई, जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की, इनका किस तरीके से बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है आपके कॉम्पोजिट के साथ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनको आपने क्योर नहीं करना, ठीक है। तो कहते हैं इसके अंदर जो भी अनक्योर्ड आयनिक मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे इन सेल्फ एच एडहेसिव्स के अंदर, वो डायरेक्टली आपके कॉम्पोजिट के मोनोमर्स के साथ बॉन्ड करेंगे और देन आप उसको क्योर करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर क्योरिंग रिक्वायर्ड होती है, आपके सेल्फ क्योर कॉम्पोजिट्स जो हैं वो इनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहे होते, क्योंकि वो वीकर हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो भी आपके अनक्योर्ड आयनिक मोनोमर्स आपके सेल्फ एच एसिड के अंदर प्रेजेंट थे, वो डायरेक्टली आपके कॉम्पोजिट के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे।